Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और आज की क्लास में आप लोगों के लिए फिर से लेकर आई हूँ स्टूडेंट मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं और स्टूडेंट डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करेंगे आपके आने वाले DSSB डोमेस्टिक साइंस एग्जाम में, आप लोगों के HSC TGT एग्जाम में एंड आप लोगों के स्टूडेंट यूपी TGT PGT एग्जाम में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। आई होप आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, आप लोग अपने क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो आज की क्लास के क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट, और इससे पहले आपको कल का जो होमवर्क क्वेश्चन था उसका मैं आंसर बता देती हूँ स्टूडेंट कि आपका जो कल का क्वेश्चन था उसका आंसर था टैटूइंग। सो जो टैटू बनाना होता है वो क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल नहीं होता है, ठीक है ना। वस्त्रों के सिद्धांत में ये ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जो टैटूइंग है वो प्रिंसिपल नहीं होता है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट चाहे आपका मान लीजिए प्रोटेक्शन हो, चाहे अडोरमेंट हो, चाहे मोडेस्टी हो, ये आपकी थियरी होती है, बाकी थियरी नहीं थी, ठीक है ना। सो आपका टैटूइंग आंसर है उस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और उसका आंसर लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, सब्जियों के रेशे छूने में कैसे होते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि जो सब्जी होती है स्टूडेंट, सब्जियों के जो रेशे होते हैं वो छूने में कैसे लगते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में भी लिखते रहना, ठीक है। जो सब्जियों के रेशे होते हैं स्टूडेंट छूने में कैसे लगते हैं, ठंडे लगते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद करेंगे कि जो आपके सब्जी के रेशे हैं स्टूडेंट छूने में कैसे लगते हैं, ठंडे लगते हैं। ठंडे लगने का कारण क्या है कि उनके अंदर वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। आपको पता है ना कि जो आपके फल होती हैं, सब्जियां होती हैं, उनमें जल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझिएगा। शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि जो आपकी क्लियर लिक्विड डाइट होती है स्टूडेंट, इनमें से उसका प्रकार कौन नहीं है। क्लियर लिक्विड डाइट, यहाँ पे आपको एक बात बता देती हूँ स्टूडेंट कि जो आपका टाइप्स ऑफ डाइट होती हैं उसमें आपकी कई सारी तरीके की डाइट होती है स्टूडेंट। एक होती है आप लोगों की जिसको हम कहते हैं लिक्विड डाइट, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट हिंदी में तरल भोजन कहते हैं, ठीक है। एक होती है स्टूडेंट उसी में सॉफ्ट डाइट, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट आपका मृदु कह लीजिए, ठीक है ना, मृदु आहार कह लीजिएगा स्टूडेंट, या आप उसे ये कह सकते हैं कि वो आपका कोमल आहार होता है, ठीक है ना। एक होती है स्टूडेंट आप लोगों की जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सॉफ्ट डाइट हो गई, लिक्विड डाइट हो गई। एक होती है स्टूडेंट हमारी नॉर्मल डाइट, ठीक है ना, जिसको आप किस नाम से भी जानते हैं, एक बेसिक डाइट और एक हॉस्पिटल बेसिक डाइट के नाम से भी जानते हैं। आप कुछ भी कह सकते हो, इसको आप बेसिक डाइट कह सकते हो, ठीक है, नॉर्मल डाइट कह सकते हो और हॉस्पिटल डाइट कह सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे सो आपको बताना है कि शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि जो आपकी ये लिक्विड डाइट होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है स्टूडेंट क्लियर लिक्विड, एक होती है फुल लिक्विड। सो स्टूडेंट जो फुल लिक्विड होती है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि हम सब्जियों का सूप दे रहे हैं बिना छना हुआ, सो वो फुल लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम क्लियर लिक्विड की बात करते हैं तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई अवशेष कोई भी चीज नहीं होती है, ठीक है ना। वो बिल्कुल पारदर्शी होता है, बिल्कुल स्टूडेंट कैसा होता है, क्लियर होता है, बिल्कुल तरल फॉर्म में होता है, छना हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो क्लियर लिक्विड डाइट का प्रकार नहीं है वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे खिचड़ी आप लोगों का स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज का पानी, कच्चे नारियल का पानी और बारले का पानी, ये सारे आपके स्टूडेंट किस में आते हैं, क्लियर लिक्विड डाइट की कैटेगरी में आते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, इनमें से कौन सा अधिक ग्लाइसेमिक सूचकांक वाला आहार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा आपका फूड ग्रुप है या फूड प्रोडक्ट है जिसका स्टूडेंट ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो आपको एक बात और बता देती हूँ स्टूडेंट कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मैंने आपको बताया भी है कि जब ऐसा फूड जो आपकी बॉडी में जाने के बाद आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है स्टूडेंट, जो आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल है उसको वो हाई कर दे,
वो फूड हाई ग्लाइसेमिक होता है। जो उसे हाई ना करे, उसे नॉर्मल रखे, वो आपका क्या होता है, एक आप लोगों का लो ग्लाइसेमिक फूड होता है। सो एक डायबिटिक पेशेंट को हमें लो ग्लाइसेमिक फूड देना चाहिए, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है स्टूडेंट, कि जो ग्लाइसेमिक आपका इंडेक्स है वो इन सभी में से किसका हाई होता है। तो अगर मैं इन सब की बात करती हूँ स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये एप्पल होता है, एप्पल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है स्टूडेंट, ओट्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, और राजमे का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये कॉर्नफ्लेक्स से कम होता है इन तीनों का, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका कॉर्नफ्लेक्स है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 82 होता है, ठीक है। और हम लो ग्लाइसेमिक की कैटेगरी में किसको रखते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम कम होता है, ठीक है ना। तो जिन चीज़ों का 55 से कम होता है वो सब लो ग्लाइसेमिक की कैटेगरी में आती हैं। इसका 82 होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्नफ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, गर्भावस्था में लौह तत्व की कमी से बढ़ जाता है। आपको बताना है स्टूडेंट कि अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आपको बताना है कि लौह तत्व की कमी हो जाए शरीर में, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी हो जाए, तो किस चीज़ का खतरा बढ़ जाएगा। सो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टूडेंट जो खतरा बढ़ेगा वो किस चीज़ का होगा, मातृ मृत्यु दर का खतरा बढ़ जाएगा स्टूडेंट, और शिशु का जन्म भार जो है वो कम होगा। इसका मतलब पैदा होने वाला बच्चा लो बर्थ वेट चिल्ड्रन होगा, और स्टूडेंट मैटरनल मोर्टेलिटी इनहेंस हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमें बताना है स्टूडेंट के इनमें से किस स्टेज में हमें एक्सेस प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देखेंगे कि इनमें से वो कौन सी स्टेज है स्टूडेंट जहां पे हमें एक्सेस प्रोटीन चाहिए होता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, कि आपको बताना होता है कि जो आपके लाइफ साइकिल की स्टेजेस में कुछ स्पेशल आपकी स्टेजेस होती हैं, वो कौन सी होती हैं स्टूडेंट, जैसे कि आपका गर्भावस्था वाला समय और धात्री अवस्था वाला समय। यहाँ पे स्टूडेंट ये दोनों वो स्टेजेस होती हैं जिनमें आपके शरीर में आपको पता है कि आप एक वो अवस्था है जब आप अपने साथ साथ एक दूसरे बच्चे को क्या कर रहे हो स्टूडेंट, नरिश कर रहे हो, यानी कि एक आप हो और एक आपसे जुड़ा हुआ एक और प्राणी है जिसको आप नरिश कर रहे हैं। पहले वो आपके शरीर के अंदर है, तभी भी वो आपके शरीर से ही न्यूट्रिएंट्स लेता है, और जब स्टूडेंट वो क्या हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है, तभी भी आपको क्या कराना पड़ता है, स्तनपान कराना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ही एडिशनल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आप बच्चे की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकें दूध के माध्यम से। सो यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कि जो हमें एक्सेसिव प्रोटीन चाहिए वो आपका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन की स्टेज में चाहिए होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, फूड शील्ड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि जो फूड शील्ड होती है स्टूडेंट, उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन आप एक बार इंग्लिश में भी देख लेंगे कि फूड शील्ड का हम यूज कहाँ पे करते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फूड शील्ड होती है, इस तरीके की एक लंबी सी आपकी एक मान लीजिए एक रैक कह लो, टेबल कह लो, ऐसी होती है जिसमें इस तरीके के बॉक्सेस बने होते हैं जिनमें आप खाने का जो सामान है तैयार हुआ हुआ वो रखते हैं, ठीक है ना। और ये ज़्यादातर कहाँ देखी जाती है स्टूडेंट, रेस्टोरेंट में देखी जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, जो रेस्टोरेंट की किचन होती है वहाँ पे फूड शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं क्योंकि, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं क्योंकि, क्यों रहते हैं भाई, ऑप्शन एक बार ध्यान से देखो, कुकिंग इन प्रेशर कुकर प्रिजर्व मोर न्यूट्रिएंट देन ओपन कुकिंग बिकॉज। एक बार आंसर देख लीजिए स्टूडेंट, सभी लोग इंग्लिश में भी, हिंदी वाले बच्चे भी देखिए आंसर देखिएगा एक बार। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट,
कि क्यों आपका खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में जो पोषक तत्व हैं स्टूडेंट, वो आपके क्या रहते हैं, ज़्यादा सिक्योर रहते हैं। इसलिए रहते हैं स्टूडेंट क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना बनाने में कम समय लगता है। ठीक है ना, जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो समय कम लगता है और स्टूडेंट जो उसके अंदर ताप है ना, उसके अंदर जो दबाव है वो ज़्यादा बना रहता है। तो दबाव ज़्यादा होता है। जो टेम्परेचर स्टूडेंट प्रेशर कुकिंग में रहता है वो लगभग 121 डिग्री सेल्सियस का होता है। ठीक है ना, जब प्रेशर कुकर के अंदर खाना बनता है तो जो तापमान मेंटेन रहता है वो 121 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, काटने पर सेब के काले होने का कारण क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि जब आप सेब को काटते हो तो उसको काटने के बाद आपको क्या दिखता है कि वो काले रंग का हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, बताओ भाई जल्दी से, कौन बताएगा इसका आंसर स्टूडेंट, बताइए स्टूडेंट जल्दी से, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब आप सेब को काटते हो स्टूडेंट और काटने पर जो आपका सेब है वो कैसा हो जाता है, काले रंग का हो जाता है स्टूडेंट, उसके पीछे कारण होती है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, वो किसकी वजह से ब्लैक होता है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की वजह से ब्लैक होता है। एक एंजाइम होता है स्टूडेंट जो एक तरीके का ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। ठीक है, जो कि जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्रिया होती है। जैसे ही स्टूडेंट सेब को कट किया जाता है और वो एयर के कांटेक्ट में आता है, एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो एप्पल है उसका कलर ब्लैक हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे एंजाइम क्रिया आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को देखिए, चपाती को पकाते समय उसका भूरा रंग होना एक उत्कृष्ट उदाहरण हो सकता है। आपको बताना है स्टूडेंट कि जब आप रोटी को पकाते हो तो वो भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाती है, ये किस चीज का उदाहरण है। ठीक है, एक बार स्टूडेंट क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लीजिएगा कि जब हम चपाती को पकाते हैं स्टूडेंट वो कैसी हो जाती है, भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाती है। ये किसका एग्जाम्पल है, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, डेक्सट्रनाइजेशन। ये ध्यान रखिएगा कि ये किसका एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट, डेक्सट्रनाइजेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, जब आपका हीट होती है स्टूडेंट और हीट पे हम किसको कुक करते हैं, स्टार्च को कुक करते हैं, और वो भी स्टूडेंट किसके एब्सेंस में, मॉइस्चर के एब्सेंस में, यानी कि जब नमी क्या होती है स्टूडेंट, मौजूद नहीं होती है, बिना पानी के जब कुक किया जाएगा सो वो ब्राउन कलर डेवलप करेगा स्टूडेंट, एक भूरा रंग डेवलप करेगा, जिसको आप डेक्सट्रनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा होता है। आपको बताना है स्टूडेंट कि कौन सा पिगमेंट है जो कि बीट रूट में पाया जाता है। ठीक है, सो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। देखिए चुकंदर में जनरली जो पिगमेंट होता है अगर आप देखेंगे सो वो बिटलिन पिगमेंट होता है। ठीक है ना, ये एक वॉयलेट कलर देता है आप चुकंदर को। ठीक है, इसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी हेपेटाइटिस प्रॉपर्टी होती हैं। बट स्टूडेंट ज़्यादातर अगर आप देखेंगे किताबें अपनी या फिर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे क्वेश्चंस, तो वहाँ पे आपको इसका आंसर एंथ्रोसाइनिन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप ये मान सकते हैं कि आंसर आपको एंथ्रोसाइनिन देखने के लिए मिलता है, पर इसमें बिटलिन भी होता है। सो आप एंथ्रोसाइनिन और बिटलिन दोनों में से कोई भी आंसर टिक कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके एग्जाम में ऑप्शंस में क्या क्या आंसर मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन को अच्छे से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, तेल को फोर्टिफाई किया जाता है। जो स्टूडेंट आप तेल को फोर्टिफाइड करते हो, किस चीज से फोर्टिफाइड करते हो, आपका क्वेश्चन यही है कि जब हम तेल को फोर्टिफाई करते हैं स्टूडेंट तो किस चीज से करते हैं। देखिए जब भी ऑयल को फोर्टिफाइड किया जाता है किस चीज से किया जाता है, बताओ भाई, ऑप्शन देखो, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन B2 है एंड विटामिन ए है। ठीक है, ऑप्शन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ऑयल को स्टूडेंट जो फोर्टिफाइड किया जाता है वो जनरली किस चीज से किया जाता है स्टूडेंट, विटामिन ए से किया जाता है या फिर विटामिन डी से किया जाता है। ठीक है, आपको पता भी है कि विटामिन ए और विटामिन डी ये दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट, ये दोनों फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं स्टूडेंट, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो किसमें डिसॉल्व हो जाते हैं,
फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये किस में डिसॉल्व होते हैं, फैट में डिसॉल्व होते हैं। सो इसलिए फैट सॉल्युबल विटामिन से फोर्टिफाइड हम करते हैं स्टूडेंट आपके तेल को, ठीक है ना। सो ये विटामिन बी की अगर मैं बात करूं, B2 की मैं बात करूं स्टूडेंट, सी की बात करूं, सो ये सब किस में डिसॉल्व होते हैं, ये सब होते हैं वाटर में, है ना। तो इसलिए ये आंसर आपका नहीं होगा, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट विटामिन ए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, शक्कर चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, इसका कारण क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, कैरेमलाइजेशन, डेक्सट्रिनाइजेशन, जेलेटिनाइजेशन एंड कोगुलेशन। ठीक है, एक बार ऑप्शन को इंग्लिश में देखेंगे स्टूडेंट, कि जब आप शुगर को क्या करते हैं स्टूडेंट, हीट के कांटेक्ट में लेकर आते हैं, ठीक है, सो वो ब्राउन कलर डेवलप करती है। ऐसा किसकी वजह से होता है स्टूडेंट, बताइए भाई क्वेश्चन का आंसर। जब शक्कर को स्टूडेंट ताप के संपर्क में लाया जाता है और उसका रंग भूरा हो जाता है, ये स्टूडेंट कैरेमलाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कैरेमलाइजेशन कहलाता है। और यहाँ पे भी स्टूडेंट एक खासियत है कि जो वाटर है वो यहाँ मौजूद नहीं होता, यानी कि स्टूडेंट जब कैरेमलाइजेशन किया जाता है तो नमी क्या होती है, नमी उपस्थित नहीं होती है, ठीक है, उपस्थित नहीं होती। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी हम किस चीज का यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ खाली शुगर का यूज करते हैं, उसी की वजह से ये ब्राउन कलर डेवलप होता है। पानी होगा तो फिर तो वो एक चाशनी जैसा बन जाएगा, है ना, ब्राउन कलर डेवलप हो ही नहीं पाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छे से रिलेट कीजिएगा। क्वेश्चन है, खाना पकाने की विधि जिससे इडलियां बनाई जाती हैं वो विधि कौन सी होती है। आपको बताना है स्टूडेंट कि वो कौन सा कुकिंग मेथड है जिससे हम इडली बनाते हैं। तो देखिए ये चीज़ तो हमें सबको क्लियर है कि जो इडली बनाई जाती है वो किस मेथड के थ्रू बनाई जाती है स्टूडेंट, वो बनाई जाती है स्टीमिंग मेथड के थ्रू। ये तो हमें पता है कि हम इडली को बनाते हैं भाप विधि के द्वारा। बट स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं कि भाप विधि दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट हीट या मान लीजिए आपकी डायरेक्ट स्टीमिंग, एक होती है स्टूडेंट इनडायरेक्ट स्टीमिंग। सो एक आपकी होगी प्रत्यक्ष भाप विधि, एक होती है स्टूडेंट अप्रत्यक्ष भाप विधि। अगर मैं आपको प्रत्यक्ष भाप विधि के बारे में बताऊं स्टूडेंट, तो यहाँ पे फूड प्रोडक्ट को डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में लाया जाता है, ठीक है, और आपकी इनडायरेक्ट विधि में जो आपका फूड है उसे डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में लाया नहीं जाता। सो आपकी जो इडली बनाने का प्रोसीजर है वो एक प्रत्यक्ष सीधे भाप विधि में पकाने का तरीका है, ठीक है ना। यानी कि जो इडली बनाई जाती है वो डायरेक्ट स्टीमिंग से बनाई जाती है स्टूडेंट। इडली बनाने में हम डायरेक्ट स्टीमिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि से स्टूडेंट मोमोज भी बनाए जाते हैं, ढोकला भी बनाया जाता है। और जब आप बात करते हो इनडायरेक्ट विधि की, सो उससे स्टूडेंट जनरली अगर हमें कोई पुडिंग बनानी है, कोई कस्टर्ड बनाना है, तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे सामने। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्लोरोफिल जब अम्ल के संपर्क में आता है वह निस्तेज ऑलिव ग्रीन रंग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन कहता है कि जब क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है स्टूडेंट, जो आपको हरी चीज़ों में देखने के लिए मिलता है, हरी पत्तियों में देखने के लिए मिलता है, जब वो किसके कांटेक्ट में आता है, जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है, तब वो स्टूडेंट कैसा हो जाता है, डल पड़ जाता है और एक ऑलिव ग्रीन कलर वो देता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है स्टूडेंट कि जो वो ऑलिव ग्रीन कलर उसमें बनेगा वो क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्या बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है कि जब स्टूडेंट आपका क्लोरोफिल जो है वो अम्ल के कांटेक्ट में आएगा तो स्टूडेंट उसकी वजह से उसका कलर ऑलिव ग्रीन हो जाएगा, और ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये कहलाता है फियोफाइटिन, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है, फियोफाइटिन कहलाता है। जो ऑलिव ग्रीन कलर डेवलप होता है वो क्या कहलाता है, फियोफाइटिन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, डोसा बनाने के लिए चावल और दाल का अनुपात क्या होना चाहिए। आपको पता है स्टूडेंट कि जब हम डोसा बनाते हैं तो हम एक किसका यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन मेथड का यूज करते हैं। हम दाल और चावल को साथ में मिला के डोसा बनाते हैं, ठीक है ना। सो जो डोसा बनाया जाता है स्टूडेंट, इसमें विधि कौन सी यूज होती है, फर्मेंटेशन की यूज होती है।
खमीरीकरण की यूज होती है। आपको बताना है कि कितना दाल और कितना चावल होता है। सो जो रेशो हम फॉलो करते हैं स्टूडेंट, वो रेशो क्या रहता है कि जो चावल है वो 3 हिस्से रहता है और जो दाल है स्टूडेंट वो 1 हिस्सा रहती है। सो आपका ये रेशो फॉलो होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, FPO मानक चिन्ह है, इसकी गुणवत्ता के लिए है। आपको बताना है कि जो FPO का स्टैंडर्डाइज्ड मार्क होता है वो किस चीज की क्वालिटी को बताता है। ठीक है, ऑप्शन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जो FPO है स्टूडेंट वो किस चीज की क्वालिटी को बताता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो FPO है उसकी फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट, ये जो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है ये 1955 में आपका क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना, पर स्टूडेंट जो ये बिल्कुल कंपलसरी हुआ है कि भाई ये होना ज़रूरी है, वो स्टूडेंट 2006 से हुआ है। अच्छा, ये होता किसके लिए है, ये स्टूडेंट फल और सब्जियों से संबंधित जितने भी प्रोसेस फूड तैयार किए जाते हैं जैसे जैम, जेली, स्क्वैश, मुरब्बा, अचार, सॉसेस, उन सब पे स्टूडेंट ये मार्क होना कंपलसरी है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया होगा। जैम आप लोगों का स्टूडेंट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन है केक बनाने की क्रिया आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है। जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम केक बनाते हैं तो जो मैदा हम यूज करते हैं ना उसको हम 2 से 3 बार छानते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार इंग्लिश में भी देखेंगे स्टूडेंट कि जब केक बनाया जाता है तो क्यों आटे को 2 से 3 बार छाना जाता है, ये रीजन आपको बताना है स्टूडेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिए जब भी हम केक बनाते हैं ना तो केक में स्टूडेंट 2 चीजें होती हैं आपकी, जितना भी सॉलिड मैटर है उसे आप एक तरफ लेते हो और जितना भी लिक्विड चीजें हैं उन्हें आप एक तरफ लेते हो। पहले दोनों को अलग अलग क्या करते हो, मिक्स करते हो, देन आपस में एक साथ मिक्स करते हो, कट एंड फोल्ड मेथड का इस्तेमाल करते हो। सो एक कट एंड फोल्ड मेथड होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, आप उसमें ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को मिला रहे हो, यानी कि गीले और सूखे इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिला रहे हो। सो आप एक ही दिशा में घुमाओगे और एक कट लगाते हो, फिर आप एक दिशा में घुमाओगे, फिर आप एक कट लगाते हो। और स्टूडेंट यहाँ पे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे कि मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर, इन सभी चीज़ों को स्टूडेंट हम एक साथ एक छलनी में डाल के छानते हैं, जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो आटा है या जो मैदा है उसके अंदर अच्छे से क्या जनरेट हो जाए, एयर जनरेट हो जाए, है ना। उसके अंदर जब एयर जनरेट हो जाएगी, आप जनरली आटे को अगर मुट्ठी से पकड़ते हो तो वो बिल्कुल चिपक जाता है, आप उसे छलनी से छानते हो सो उसके कण अलग अलग हो जाते हैं। जब उसमें एयर जनरेट होती है स्टूडेंट तो केक में ये फायदा होता है कि केक आपका और ज़्यादा फ्लफी बनता है। ठीक है, वो अच्छे से फूल जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विटामिन B12 का एक घटक होती है। ये आपका क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी धातु है जो विटामिन B12 का घटक होती है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे स्टूडेंट कि आपकी विटामिन B12 की जो घटक है स्टूडेंट, जो धातु है वो होती है कोबाल्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, वो धातु होती है कोबाल्ट, यानी कि कोबाल्ट आपका एक ऐसा मिनरल है जो कि किस कैटेगरी में आता है स्टूडेंट, माइक्रो मिनरल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और इसी की वजह से स्टूडेंट विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामाइन होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छे से एक बार क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है स्टूडेंट, पेपरिन एक यौगिक है जिसमें पाया जाता है। सो आपको बताना है स्टूडेंट कि जो पेपरिन एक यौगिक होता है, एक कंपाउंड होता है, वो किस चीज में पाया जाता है। पेपरिन, पेपरिन को रिलेट कीजिए स्टूडेंट, पेपर, पेपर मतलब काली मिर्च। सो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो आपका पेपरिन कंपाउंड है वो किस चीज में पाया जाता है स्टूडेंट, काली मिर्च में पाया जाता है। ठीक है ना, किस में पाया जाएगा, काली मिर्च में पाया जाएगा, क्योंकि नाम भी रिलेट हो रहा है स्टूडेंट, पेपरिन, पेपर और आपका काली मिर्च। तो यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कभी कभी विटामिन H भी कहा जाता है।
ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से हम विटामिन एच के नाम से भी किसको जानते हैं। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि इनमें से कौन सा ऐसा है स्टूडेंट, कैरेटिन, नियासिन, बायोटीन और राइबोफ्लेविन, जिसको हम विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बायोटिन। ये जो बायोटिन होता है स्टूडेंट, ये आपका एक तरीके का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। ये क्या होता है स्टूडेंट? एक तरीके का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, और स्टूडेंट इसको हम विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं और इसे कोएंजाइम आर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है स्टूडेंट, इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आंसर क्या होगा भाई। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है स्टूडेंट जिसको सनशाइन विटामिन के रूप में भी जाना जाता है? सो स्टूडेंट वो होता है विटामिन डी, क्योंकि ये आपको सूरज की किरणों से मिलता है। ठीक है, इसलिए इसे किस नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट? सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतकों के लिए इस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। आपको बताना है स्टूडेंट कि अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखना चाहते हो और अपने कनेक्टिव टिश्यूज को हेल्दी रखना चाहते हो, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी इन सभी में से? फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के और फ्लोराइड। तो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और देखो एक्टिव पार्टिसिपेशन किया करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आंसर्स आप लोग दोगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, उतना ज़्यादा आप खुद को जज कर पाओगे, है ना। सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? विटामिन सी। जो विटामिन सी है स्टूडेंट, वो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को क्या करता है? हेल्दी रखता है, और हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को भी हमारे स्ट्रॉन्ग करता है। आप लोगों ने सुना भी होगा ना कि कोविड के टाइम पे आपकी सिट्रा सी की टैबलेट, विटामिन सी के आपके सप्लीमेंट, जिंक के सप्लीमेंट, है ना, विटामिन सी ज़्यादा लेना है, नींबू का सेवन ज़्यादा करना है, ये चीज़ कितनी पॉपुलर हुई थी, है ना, क्योंकि पता है कि वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे स्टूडेंट आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से चेक कीजिएगा। पाश्चुरीकरण के दौरान दूध को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो पाश्चराइजेशन का प्रोसेस है उसमें स्टूडेंट हम दूध को जो गर्म करते हैं वो किस तापमान पे करते हैं? ऑप्शन देख लीजिएगा। कम से कम 20 मिनट के लिए 33.8 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 40.6 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, या फिर 30 मिनट के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 65.6 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, या फिर 15 मिनट के लिए 30.8 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 35.6 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, या फिर स्टूडेंट कम से कम 10 मिनट के लिए 40.8 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 45.6 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। एक बार ऑप्शन ध्यान से देख लेंगे स्टूडेंट, इंग्लिश वाले बच्चे भी, और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन के सही आंसर को देखोगे तो आपका आंसर बनेगा स्टूडेंट कि आप 30 मिनट के लिए 62.8 डिग्री सेल्सियस से 65.6 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर क्या करते हैं? उसे हीट करते हैं। और ये विधि क्या कहलाती है स्टूडेंट आपकी? जहां भी ये 60s वाला टेम्परेचर होता है ना, वहां ये ध्यान रखिएगा कि आपका होल्डिंग एंड बैच मेथड होता है। ठीक है ना, क्या होता है स्टूडेंट? होल्डिंग एंड बैच मेथड कहलाता है। ठीक है, एक बार ऑप्शन देख लेंगे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? फूला हुआ मुरमुरा, गेहूं चिड़वा, पॉपकॉर्न इसके उदाहरण होते हैं। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो मुरमुरा है, जो व्हीट आपकी पफ है, या फिर आपका चिड़वा होता है, या फिर पॉपकॉर्न्स होती हैं, आखिर ये किसके एग्जाम्पल हैं? आपका वेट कुकिंग के, जेलेटिनाइजेशन के, ड्राई कुकिंग के, या फिर नन ऑफ दीज के। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा भी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? मुरमुरा, गेहूं, चिड़वा एंड पॉपकॉर्न, ये सब ड्राई फॉर्म है।
है ना। सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्राई कुकिंग। ठीक है ना, जो आपकी ड्राई कुकिंग मेथड होते हैं जहाँ पे नमी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है देखिए अच्छे से, पोल्ट्री को संरक्षित और संग्रहित किया जा सकता है। अगर स्टूडेंट आप पोल्ट्री को स्टोर करना चाहते हो, प्रिजर्व करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो। ऑप्शन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कैनिंग मेथड के थ्रू, डिहाइड्रेशन एंड चिलिंग मेथड के थ्रू, फ्रीजिंग मेथड के थ्रू, एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो यहाँ पे स्टूडेंट ये आपका कैनिंग मेथड जो होता है, आपको पता है कि डब्बा बंद करके, है ना। डिहाइड्रेशन मतलब उसके वाटर कंटेंट को आप रिमूव कर देते हो, पानी को सुखा देते हो। चिलिंग मेथड स्टूडेंट जो कि आपका क्या होता है, बिल्कुल आपका जो एक बहुत ही ठंडा तापमान है, कोल्ड स्टोरेज वाला, वहां पे स्टोर करके। एंड फ्रीजिंग में स्टूडेंट रेफ्रिजरेट करके। सो आपको बताना है ऑप्शन क्या होगा, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि अगर हमें पोल्ट्री को प्रिजर्व करना है, स्टोर करना है, तो ये सारे मेथड यूज हो सकते हैं। एंड पोल्ट्री होती क्या है स्टूडेंट, पोल्ट्री होता है आप लोगों का जो पक्षी होते हैं ना, सो पक्षी का जो मांस होता है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, जो पक्षी का मांस होता है उसको हम पोल्ट्री के नाम से जानते हैं, जैसे कबूतर, बत्तख, है ना, इन सब का जो मांस होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, पानी की तुलना में भोजन वसा में पकाया जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन एक बार अच्छे से देखो स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है कि पानी की तुलना में भोजन वसा में पकाया जाता है। धीमी गति से पकता है वो, तेज गति से पकता है, एक ही जैसा समय लगता है, या इनमें से कोई नहीं। जब आप पानी की तुलना में भोजन को वसा में पकाते हो, वसा माध्यम होता है पकाने का, सो भोजन जल्दी पकेगा, धीमे पकेगा, एक जैसी तरह पकता है, यानी कि जितना समय उसमें लगता है उतना ही समय दूसरे में लगेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मुझे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जब भी हम भोजन को पानी की तुलना में वसा में पकाते हैं, सो आपका जो भोजन है स्टूडेंट वो तेज गति से पक जाता है। पानी के कंपैरिजन में फैट के माध्यम में स्टूडेंट भोजन आपका जल्दी कुक होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, तले हुए खाद्य पदार्थों को उबालने और पकाने की तुलना में है। आपको बताना है स्टूडेंट, तले हुए खाद्य पदार्थों को उबालने और पकाने की तुलना में वो कैसे होते हैं। यानी कि स्टूडेंट जिन चीज़ों को हम क्या करते हैं, फ्राई करते हैं, वो आपके बॉइल्ड फूड के कंपैरिजन में कैसे होते हैं। ठीक है ना, आपको बताना है जिन चीज़ों को स्टूडेंट फ्राई किया जाता है वो बॉइल्ड चीज़ों की तुलना में कैसी होती हैं। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, भाई जिस चीज़ को पका रहे हो आप उबालने की विधि के द्वारा, और एक चीज़ है उसे आप पका रहे हो स्टूडेंट कौन सी विधि के द्वारा, तलने की विधि के द्वारा। सो तलने की विधि में यूज़ हो रहा है फैट, एंड उबालने की विधि में यूज हो रहा है वाटर। और जब भी आप फैट के माध्यम से खाना बनाते हैं स्टूडेंट, तो खाना और ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है, प्लेटेबल हो जाता है ना। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ये सभी आंसर आपके स्टूडेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। सो ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। अट्रैक्टिव भी लगता है, टेस्टी भी लगता है, और हायर एनर्जी भी देता है। आप देखो बॉइल्ड फूड उतना अच्छा नहीं दिखता जितना अच्छा एक फ्राइड फूड दिखता है ना। सो ये सारी क्वालिटीज उसमें ऐड हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन है सब्जियों को भाप देने से बचें क्योंकि सलाह है। आपको बताना है कि सब्जियों को भाप विधि से क्यों नहीं पकाना चाहिए, ये सलाह क्यों दी जाती है। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन के ऑप्शन एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि सब्जियों को हम भाप विधि से पकाने की सलाह क्यों नहीं देते हैं। ठीक है ना, सो यही आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक बार आंसर देख लीजिएगा और बताइए मुझे कि क्यों हमें वेजिटेबल को स्टीमिंग मेथड के थ्रू नहीं पकाना चाहिए, ऐसी सलाह हमें क्यों दी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा ऑप्शन कि ये पकाने की धीमी विधि है। भाई सही बात है, पकाने की धीमी विधि है, इसकी वजह से स्टूडेंट विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ये भी बात सही है स्टूडेंट। अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, ये बात भी सही है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, उपरोक्त सभी। यानी कि ये सारे आंसर स्टूडेंट आप लोगों के सही हो जाएंगे। मोर फ्यूल रिक्वायर्ड, एस्कॉर्बिक एसिड लॉस, एंड स्लो मेथड ऑफ कुकिंग। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, अच्छे से देखो। तेज धूप के संपर्क में आने से बोतल बंद दूध खो जाता है,
क्या खो जाता है भाई? अगर आपने बॉटल मिल्क जो होता है स्टूडेंट, उसको आपने सनलाइट में रख दिया है, ठीक है ना, वो भी स्ट्रॉन्ग सनलाइट में, धूप निकल रही है बहुत तेज, आपने स्टूडेंट एक बॉटल में दूध को करके उसे धूप में रख दिया है। आपको बताना है कि धूप में से इनमें से क्या चीज है स्टूडेंट जो नष्ट हो जाएगी अगर दूध को धूप में रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और राइबोफ्लेविन। ठीक है, आपको बताना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई जल्दी से। देखिए, जब दूध को स्टूडेंट क्या किया जाता है, बॉटल में करके धूप में रखा जाता है, तो उसकी वजह से स्टूडेंट राइबोफ्लेविन नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, जो उसमें मौजूद राइबोफ्लेविन होता है स्टूडेंट, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो आज के अब होमवर्क क्वेश्चन की बारी आती है। सभी लोगों को आई होप आप आज की क्लास में आप लोगों को मज़ा आया होगा। सो एक बार स्टूडेंट देख लीजिएगा अच्छे से, ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। एंड कमेंट मैं सबके चेक करती हूँ, सो डेफिनेटली मुझे वहाँ पे आंसर लिख के बताइएगा। सबके आंसर्स मैं चेक करूँगी। क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट कि अपरिपक्व फलों में बड़ी मात्रा में क्या पाया जाता है, जो इमेच्योर फ्रूट्स होते हैं स्टूडेंट, उसमें लार्ज अमाउंट में क्या पाया जाता है। ये आप लोगों का आज का होमवर्क क्वेश्चन है। अच्छा, कल एक क्वेश्चन मैंने कराया था स्टूडेंट आप लोगों को कि आपका सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है। सो मैंने उसके आंसर को वेरीफाई किया स्टूडेंट, तो वहां पे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया, क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट वायरस। ठीक है ना, सो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट वायरस। जो वायरस है वो सबसे छोटा होता है, सो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोगों को क्लास में मज़ा आया होगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं सो मुझे फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट टेलीग्राम पे। मेरा टेलीग्राम चैनल है होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा, आप इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @होम साइंस जंक्शन। सो होम साइंस जंक्शन मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है। ठीक है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @होम साइंस जंक्शन। तो स्टूडेंट फिर से मिलते हैं कल और एक नई क्लास को देखेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे और आपकी तैयारी और भी अच्छे तरीके से हम कराएंगे। ठीक है ना, सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, फिर से मिलते हैं।